दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा मैंने कई दिन पहले एक सूचना दी थी कि मैं आगामी यूपी पैट 2023 की परीक्षा के लिए प्रत्येक टॉपिक कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज मैंने लिया है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसके बारे में दो बात बता दूं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल से पहले, जब तक ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता प्राचीन सभ्यता नहीं थी, अर्थात वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश काल के अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने ये ज्ञात किया, चार्ल्स मैसन अर्थात जॉन मार्शल, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि सबसे पहली सभ्यता आपकी वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। कुछ बुक इसे कहती हैं कि ये 2500 से 1750 बीसी तक माना जाता है, लेकिन कुछ बुक ये कहती है कि 2400 से 1700 तक है। तो ये क्वेश्चन पर मतभेद है, क्योंकि कोई राइटर कुछ कहता है, कोई राइटर कुछ कहता है। लेकिन ऐसा कोई आपने जो मानना है वो मानना है 2500 से 1750 तक। दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं, ये नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये इसकी सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारी से मतलब तीन बातें हमें जानने को मिलती हैं, अर्थात यह सभ्यता 2400 से लेकर 1700 अर्थात या 2500 से लेकर 1750 तक यह सभ्यता नगरी थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कुछ द्रविड़ लोग ये बताते हैं कि ये लोग जो थे भूमध्य सागरीय के आसपास के मिलते हैं, अर्थात इन्हें द्रविड़ भी कहा जाता है या इन्हें भूमध्य सागर के आसपास का कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने पर देखते हैं इनके नामांकन और खोजकर्ता। अब ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की, इसलिए इस सभ्यता का नाम 1921 में हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक दूसरे नंबर पर राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज कर दी, जो कि विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई और राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो दोस्तों, यह भी बात सीखने को मिलती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख को मेलुआ शब्द, अर्थात इस बात से आपको यह सीखने को मिलेगा कि जब यह सभ्यता भारत में पनप रही थी, उसी समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो उसी समय पर एक शब्द देखने को मिलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को मेलुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलुआ, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है मेलुआ। अर्थात इस बात से सीखने को मिलती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इसी के समकालीन की सभ्यता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने पर देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो देखते हैं, उत्तर में इस सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है मांदा और चिनाब नदी तक फैला था। पूर्व में इसका विस्तार आलमगीरपुर हिंडन नदी अर्थात मेरठ तक फैला था और दक्षिण में इसका विस्तार दायमाबाद, जो कि अहमदनगर में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में, और नदी गोदावरी है। लेकिन कुछ बुक इस नदी को परवरा नदी कहते हैं, जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परवरा नदी भी गोदावरी की उपनदी है, इसलिए इसे गोदावरी भी कह सकते हैं। और पश्चिम में इस सभ्यता का विस्तार सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, जो कि दास्क नदी के किनारे पड़ता है, वहाँ तक माना जाता है। तो आपने इसका विस्तार देख लिया दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये विस्तार काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ये बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने पर पता चलता है इस सभ्यता के कुछ 6 बड़े नगर में देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो आता है, दूसरे पर हड़प्पा आता है, तीसरे पर गनवारी वाला आता है, चौथे पर धोलावीरा आता है, पाँचवा जो कि सबसे बड़ा माना जाता है राखीगढ़ी, और छठे पे आता है कालीबंगन। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर पता चलता है इस सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो इस सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी या लिखी जाती थी दोस्तों। तो लिपि पर भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि लिपि कैसी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर पता चलता है
कुछ प्रमुख स्थान मैंने इसमें अंकित किए हैं, जबकि ये प्रत्येक बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है, रावी के। मोहनजोदड़ो सिंधु, चंदू हड़ोबी सिंधु के नदी किनारे बसा है। और कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी किनारे बसा है। और कोट दीजी सिंधु के पास पड़ता है। रंगपुर जो कि मादर नदी किनारे बसता है। और रोपड़ पर कई बार क्वेश्चन बना है कि रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में सतलज नदी किनारे पड़ता है। लोथल भी भोगवा नदी किनारे पड़ता है। आलमगीर हिंडन के किनारे पड़ता है। सूतकांगेट और दास नदी किनारे पड़ता है। और बनमाली रंगोई नदी किनारे पड़ता है। और धोलावीरा आप खुद देख लीजिएगा ये कहाँ पड़ता है, क्योंकि ये मैंने मिला नहीं, इसमें मैंने ऐड नहीं किया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, और विशेषताएं देखने का पता चलता है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं करने पर पता चलता है, सबसे पहले यह ग्रिड पद्धति पर, जितने भी नगर थे सारे के सारे ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। और जल की निकासी भी सुव्यवस्थित ढंग से कर रखी थी इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। और मकान बनाने के लिए पक्की और अलंकरण ईंटों का प्रयोग करते थे। घर के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। देखो ये भी सीखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखो ये थोड़ा सा अपवाद माना जाता है, तो ये आप बात नोट कर लीजिएगा। शहर उच्च और निम्न भागों में वर्गीकृत थे, जबकि उच्च भाग को किलाबंद कहते थे और नीचे को कुछ नहीं कहते थे। जबकि ऐसा भी माना जाता है कि कालीबंगा दोनों भागों में किलाबंदी थी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि जब शहर उच्च भाग किलेबंद हुआ करते थे तो ऐसा शहर बताओ जो दोनों भागों में किलाबंदी थी, तो दोस्तों वह था कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार प्रमुख स्मारक है। ये मैंने पहले भी बताया था। मोहनजोदड़ो पर बार बार ये क्वेश्चन बनता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा। अगला है जी 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा, अर्थात ये इसका एक आयतन हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी कई बार पूछ लेता है, तो ये दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मिलता है कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। प्रमुख फसल की गेहूँ और ज्योति, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने विशाल स्नानागार की बात की है, तो मैं अब अन्नागार की बात करता हूँ। अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों, एक बात याद रखनी है आपको, दोनों के दोनों मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है दोस्तों इनके पशुपालन का क्या क्या सीन था, तो देखते हैं। बैल और भैंस इनके प्रमुख पशु माने जाते हैं, लेकिन कई बार ये माना जाता है कि घोड़े के प्रमाण भी सूतकोतरा से मिले हैं, जबकि घोड़े की जानकारी इनको नहीं थी, लेकिन घोड़े के अवशेष, कुछ न कुछ अवशेष सूतकोतरा से मिले हैं। इसलिए माना जा सकता है कि घोड़ा भी कहीं ना कहीं था, इसलिए घोड़े के प्रमाण सूतकोतरा से हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर इनकी धार्मिक विशेषताएं पढ़ते हैं। धार्मिक विशेषताओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। कोई बुक कुछ कहती है, कोई जानकारी कुछ कहती है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी हमने एकत्रित की है, जिसमें यही मिलता है कि मंदिर के अवशेष नहीं हैं, लेकिन मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, और कुबड़ वाले सांड को पवित्र मानते थे। और मोहनजोदड़ो से तो दाढ़ी वाले पुजारी के अवशेष भी मिले हैं, अर्थात उस पुजारी के अवशेष मिले हैं जो दाढ़ी रखता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ें दोस्तों, और आगे बढ़ने पर पता चलता है कि एक मुहर मिली है जो कि पशुपतिनाथ की मुहर थी, और इस पर तो क्वेश्चन बनते हैं बार बार। ये पूछा जाता है कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके चारों ओर कौन कौन से पशु थे, तो दोस्तों हाथी, गैंडा, चीता और भैंस। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले एसएससी एग्जाम ने पूछा था कि पशुपतिनाथ की मोहर के आसपास कितने जानवर हैं, तो उन चारों का नाम दे रखा था दोस्तों, और एक अलग दे रखा था, तो आपको याद रखना है हाथी, गैंडा, चीता और भैंस मिलते हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह किन की देन है, तो हड़प्पा वासियों की देन है। और समाधान प्रक्रिया, अर्थात मरने के बाद जो होता है उसे देखते हैं, और देखने पर पता चलता है शवों को जलाया जाता है मोहनजोदड़ो में, शवों को दफनाया जाता था हड़प्पा में, और जोड़े में समाधियाँ कहाँ मिली हैं, लोथल और कालीबंगा में।
तो दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर पता चलता है इनके यातायात के बारे में दोस्तों, और ये पता चलता है कि लोथल और सुतकोतड़ा प्रमुख बंदरगाह थे इनके। ये बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं। समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी, और मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, क्योंकि ये जो नर्तकी की मूर्ति मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये पूछा जाता है दोस्तों कहाँ से मिली है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है इनकी जीवन शैली, और इनकी जीवन शैली में देखते हैं क्या क्या हुआ। तो लोथल और चंदूहड़ो से मनके बनाने कारखाने, ये भी पता चलता है कि सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पासा शिकार जैसे मनोरंजन कार्य करते थे। डिजाइन वाले काले बर्तन बनाते थे। और मीठे के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अन्य एक और बात देखने को मिलती है, तलवार के साक्ष्य इस सभ्यता से नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा कई बार मान लेते हैं कि तलवार के साक्ष्य अवश्य मिले होंगे। ये बात आपको एग्जाम में नहीं लगा कर आनी है, क्योंकि इस समाज को शांतिपूर्ण समाज कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था। इनकी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है इनका संभवतः जो वर्ण था वो वणिक था। और इनके विनाश का कारण देखते हैं। इनके विनाश का कारण सबसे प्रमुख कारण बाढ़ माना जाता है। और पिग्गट एक शास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है सीधे के सीधे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के स्थल गुजरात में खोजे गए। आग की पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। और सबसे बड़ी साइट, ये जो मैंने पीछे ही बताया था, हरियाणा राखीगढ़ी है और मोहनजोदड़ो है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण तथ्य में जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको देखते रहिए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ स्थान और साक्ष्य देखते हैं। और ये अंतिम चरणों में आ गई है हमारी वीडियो, तो देखते हैं। मोहनजोदड़ो से मिलता है सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, पशुपतिनाथ की मोहर, नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की थी, शवों को जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, और दाढ़ी वाले पुजारी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला है। एक सींग वाले पशु वाली मोहर और मातृ देवी की प्रतिमा, अर्थात मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जिसे देखने से पता चलता है कि यहाँ पूजा भी होती थी, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा से दोस्तों अग्निकुंड, चूड़ी कारखाना, युग्म समाधि, जूते हुए खेत के साक्ष्य और अलंकृत की प्रयोग हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं सुतकोतड़ा से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। और लोथल से बंदरगाह, जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। धान और घोड़े के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड मिला है, युग्म समाधि मिला है, और मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे अंतिम बात पर आ गए दोस्तों। और ये अंतिम बात ये है दोस्तों कि धोलावीरा से बांध और जलाशय स्टेडियम मिले हैं। ठीक इसी क्रम में कुछ अन्य जानकारी दोस्तों मैं आपसे दे दूं। एक जानकारी यह मिलती है कि भारत में कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो वो सिंधुवासी को दिया जाता है दोस्तों। तो ये बात भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था, और लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपने संपूर्ण फैक्ट इसके जान लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपकी पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक टॉपिक में इसी कंटेंट के साथ, ऐसे ही कंटेंट के साथ कराता रहूँगा। और ये सभी फैक्ट आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि प्रत्येक नंबर आपका आ सके, और कोई भी नंबर एग्जाम में आपका ना कटे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।